प्यारे बच्चों, हम आज करने वाले हैं यहाँ पर कक्षा 8वीं का जो एनसीईआरटी की बुक है उसका पहला चैप्टर की पहली एक्सरसाइज, जिसका चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं। जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है उसमें उससे शुरू होने से पहले काफ़ी सारा मैटर यहाँ पे दिया गया है, जिसकी मदद से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो में केवल जो आपकी पहली एक्सरसाइज है 1.1 उसको किस तरह से हल किया जाना है थोड़ा सा उसके साथ बेसिक बताता जाऊंगा और आपको ये समझाऊंगा कि किस तरह से प्रत्येक प्रश्न को हल करना है। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज है 1.1। तो इसको मैं आपके सामने अब प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो आपका पहला क्वेश्चन है 1.1 का, उसमें पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो जिस तरह से हमारे को ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें एक जैसे हमारे को एक समीकरण दिया गया है, तो व्यंजक मान लो इसको, तो इसको हमने हल करके और उचित गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए इसको हल करना है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ 3/5 यानी 3/5। यहाँ पर दो संख्याएं हैं, तीन संख्याएं हैं एक तरह से। पहले ये गुणन है, बाद में जमा 5/2 घटा में दोबारा ये गुणन है। और जो दोनों संख्याएं ये गुणा हो रही हैं उनमें 3/5 एक तरह से कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, क्रम विनिमेयता के द्वारा इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे इस तरह से। यानी ये पीछे था, इसको 5/2 से आगे ले आएंगे, 5/2 बाद में चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्रम विनिमेयता। तो क्रम विनिमेयता के बाद फिर इन दोनों में से हम कॉमन निकाल लेंगे। जो उभयनिष्ठ जो हमारा परिमेय संख्या है -3/5, इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। और कॉमन निकालने के बाद जो ब्रैकेट में जमा में बचा है, हम इसको बोलते हैं वितरकता का नियम, गुणन का वितरकता नियम। यानी यहाँ गुणा का निशान होगा और अंदर जो है दो संख्याएं होंगी, जो कॉमन है वो बाहर आ जाएगा, अंदर दो संख्याएं परिमेय संख्याएं वो अपने चिन्ह के साथ अंदर आ जाएंगी। क्योंकि मैंने 3/5 दोनों में माइनस का बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ पर आपका जमा का 2/3 और जमा का 1/6 बच गया है। तो उस प्रकार से अब लघुत्तम निकाल के 3 और 6 का लघुत्तम 6 होगा। तो लघुत्तम निकाल के इसको हल करेंगे तो ये 4 जमा 1/6 आ जाएगा, और 4 में 1 ऐड करेंगे तो ये 5/6 होगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और इस प्रकार से ये 5/2 जमा में अलग से रहेगा। जब कटने के बाद ये बच गया हमारा -3/6। कट तो ये भी सकता था, लेकिन यहाँ आप देखोगे कि मैंने इस तरह से ये काट सकते हो आप भी, लेकिन इस तरह से हल करने के बाद में हमारा वही आंसर आ गया है। तो 6 और 2 का लघुत्तम 6 मैंने ले लिया है। कटने के बाद हालांकि और आसान रहता है, मैं आपको अभी यहाँ पे बता देता हूँ। कटने के बाद ये -1/2 होता और जमा में 5/2। इस तरह से 2 का लघुत्तम एक साथ, क्योंकि एक जैसा है तो 2 आएगा, -1 जमा 5 और यहाँ पे 4/2। और जैसा कि उत्तर हमारा पहले 2 था, अभी भी 2 आ गया है। इस तरह से आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हो। अगला सवाल भी इसी तरह से है। जो 2/5 है आपका, इस तरह से यहाँ पे भी और यहाँ पे उभयनिष्ठ है। तो 2/5 वाली जो भी हमारी परिमेय संख्या है उनको इकट्ठा कर लेंगे हम, यानी इसको आगे ले आए। इसमें भी 2/5 है, इसमें भी 2/5, इसको मैं आगे ले आया, इसको पीछे ले गया मैं, और फिर से कॉमन लिया। सेम तरीका रहेगा, फिर से लघुत्तम लेके हल करेंगे। इस तरह से इसको हल करेंगे, और हल करते हुए इसको लास्ट में एक बार फिर ऐसा होगा कि हमें दोबारा से लघुत्तम लेना पड़ेगा। 7 और 4 का लघुत्तम 28, और इस तरह से -4 घटा 7 ऊपर आएगा, और ये दोनों क्योंकि ऋणात्मक संख्या हैं तो दोनों जुड़ जाएंगी, और ऋणात्मक आंसर आएगा -11/28। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। अब जो पहला सवाल है 2/8, इसका हमने योज्य प्रतिलोम निकालना है।
तो -2, इसमें योज्य प्रतिलोम में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, केवल साइन बदल देना होता है। जैसे जमा का 2/8 है तो इसको घटा का 2/8 कर दिया, तो ये इसका योज्य प्रतिलोम हो गया। और योज्य प्रतिलोम का मतलब यही होता है कि जब हम ऐसी दो संख्याएं ले लें जिनको योज्य यानी जोड़ने पर हमारा जो उत्तर है वो 0 आ जाए, तो अगर हमारा एक जमा का और एक घटा का होगा, यदि इनको हम योग करेंगे तो उत्तर 0 आ जाएगा। इस तरह से अगर हमारे को एक जमा का 2/8 दिया है तो घटा का 2/8 हमारा आंसर हो जाएगा। और यदि घटा में हमारे को कोई संख्या दे रखी है और उसका योज्य प्रतिलोम पूछा है तो -5/9 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, 5/9। इस प्रकार से अन्य 3 पार्ट आप खुद कर सकते हो, केवल आपने निशान बदलना है, साइन बदलना है उसका। प्रश्न नंबर 3 का पहला पार्ट है, इसमें आपको क्या करना है कि आपकी x की संख्या दी गई है 11/15 और इसके लिए आपको सत्यापित करना है घटा ब्रैकेट घटा x किसके बराबर होना चाहिए, x के बराबर। तो हम क्या करेंगे, यदि हमारा x बराबर है 11/15 है तो हम दोनों तरफ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यानी घटा का चिन्ह, तो घटा का x तो घटा का 11/15। अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, यानी हमारा जो उल्टे हाथ को है माइनस ब्रैकेट -x, तो माइनस ये एक माइनस बाहर हो गया, एक ये माइनस है और x का परिणाम है 11/15। तो माइनस माइनस आपको पता है कि 2 बार एक साथ माइनस गुणन में आ जाता है तो वो जमा में बदल जाता है 11/15, और ये किसके बराबर हुआ, x के बराबर हुआ। तो इस प्रकार से आपका ये परिणाम सिद्ध हो गया। मैंने लिखा है इति सिद्धम, इसका मतलब ये सिद्ध हुआ। अब सवाल नंबर 2, पार्ट नंबर 2 भी सेम ऐसे ही है। यदि x का मान हमारा माइनस में यानी घटा में दिया गया है तो इसको भी हल करना बड़ा आसान है। माइनस माइनस x बराबर है प्लस का x, इस तरह से। यदि यहाँ x बराबर है -13 है तो आप -x इंटू -x कैसे लिखेंगे, -1 तो ये हो गया, दूसरा माइनस ये यहाँ पे आ गया, और तीसरा जो x की वैल्यू है वो भी माइनस में दी गई है। इस तरह से 3 एक साथ हमारे माइनस हो गए। अब इनमें से 2 माइनस मिल के तो हो गया प्लस, और तीसरा माइनस जो है हमारा जोड़ा नहीं बना तो ये अलग से माइनस रह गया है। तो ये हो गया -13/17, और ये किसकी वैल्यू है, x के बराबर है। आप देखोगे ऊपर तो हमने क्या किया, -13/17 किसके बराबर, x। तो इसका मतलब चले थे हम -x इंटू -x तो पहुंच गए x तक। तो इस प्रकार हमारा ये भी सिद्ध हो गया सवाल। अब जैसे कि चौथा सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब जैसे योज्य प्रतिलोम में केवल हमने निशान बदलना था, तो गुणात्मक प्रतिलोम में हमें क्या करना पड़ेगा, -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, केवल ये मान के चलो कि अपॉन में 1 होता है, यहाँ पे 13/1। अगर चिन्ह सेम है तो सेम चिन्ह हमारे आंसर में रहेगा, यानी -13/1 है तो 1/13 माइनस के साथ आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो चिन्ह होगा हमारा वहाँ पर भी वही चिन्ह रहेगा, केवल इसको रेसिप्रोकल यानी इसका व्युत्क्रम कर देना है, इसका प्रतिलोम कर देना है। 13/1 को 1/13 लिख देना है। अब जमा का है यहाँ पे तो उत्तर भी हमारा जमा का ही रहेगा। 1/5 को हम लिख सकते हैं 5/1, और यदि नीचे 1 है तो हम उसको लिख सकते हैं 5 केवल। इस प्रकार से बाकी सम जो है आपने खुद करने हैं, 4 पार्ट है, केवल आपने निशान सेम रखना है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था वैसा ही उत्तर में रहेगा, लेकिन उसको आपने व्युत्क्रम कर देना। 13/1 को 1/13, 1/5 को 5/1, 1/x को x या x को 1/x, 5/13 को आप लिख सकते हो 13/5, -13/5 को -5/13। इस तरह से आप अन्य उदाहरण भी कर सकते हो, लेकिन आपको जो दिया गया है अगर आप उनको अच्छे से कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया है। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। यहाँ पर एक गुणधर्म है जो स्पेशल है। आपको जब आपने वो एक्सरसाइज से पहले जो भी अभ्यास किया होगा, पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। तो अभी यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगा। जैसे
-4/5 गुणा 1 या 1 गुणा -4/5 किसके बराबर होता है? -4/5 के। और तो यहाँ पर आप हल तो यही है, उत्तर यही है, गुणात्मक तत्समक। लेकिन ये क्यों है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। हम किसी भी संख्या या परिमेय संख्या को 1 से गुणा करें तो परिणाम वह संख्या खुद होती है। यानी -4/5 को 1 से करो या 1 को 4/5 से, तो परिणाम खुद वही 4/5 होगा। अतः यहाँ इसको बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। ठीक है। जो दूसरा पार्ट है, यानी जहाँ पर हमारी ऊपर वाला पार्ट फिर से बता देता हूँ, जहाँ पर 1 से हम गुणा करते हैं वहाँ गुणात्मक तत्समक होता है। ये शब्द हम यूज करते हैं। जो सवाल जो आपका सेकंड पार्ट है उसमें क्या है, केवल सेम चीज़ें हैं। -13/17 भी लेफ्ट में है तो राइट में भी -13/17 है। -2/7 है तो -2/7 है। केवल आगे पीछे कर दिया गया है, तो हम इसको क्या कहेंगे? क्रम विनिमयता। यदि कोई स्थान हमने बदल दिया है, संख्याएं सेम हैं और गुणा भी हो रही हैं, तो इससे हमारे परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इसको बोलेंगे यदि हम दो संख्याओं के गुणन में उनका क्रम बदल दें, अर्थात आगे पीछे गुणन कर दें, तो परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम क्या कहेंगे? क्रम विनिमयता। क्रम मतलब जगह बदल देना, विनिमयता मतलब आदान प्रदान करना। जगह का आदान प्रदान करने से हमारे गुणन में कम से कम कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 3 जो हमारा सवाल है, -19/29 गुणा 29/-19 बराबर है 1। तो केवल आपने देखा है यहाँ पे 19/29 का जो व्युत्क्रम 29/19 है। केवल व्युत्क्रम का आपस में गुणा करने से जब उत्तर 1 आ जाता है तो वहाँ क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम। इसको क्या बोलेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणन 1 के बराबर हो तो वहाँ गुणात्मक प्रतिलोम होता है। अतः हम इसको क्या गुणधर्म का नाम देंगे? गुणात्मक प्रतिलोम। सवाल नंबर 6, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। मतलब इसका व्युत्क्रम करके हमने फिर इसको 6/13 से गुणा करना है। तो हल मैंने बड़ा छोटा सा है, आप भी देखो, बड़ा आसान है। -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा? केवल निशान वही रहेगा, 16/7, यानी इसको उलट देंगे और उल्टे हुई संख्या जो है उसको 6/13 से गुना कर देंगे। 16 छिके 96 और 13 सत्ते 91। तो यही हमारा उत्तर है। सवाल नंबर जो 7 है वो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा था। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। इस तरह से संख्याएं बिल्कुल वही सेम है। 1/3 इसमें भी 6 इसमें भी है 4/3 दोनों में है और दोनों तरफ ही क्या है? गुणन है, गुणा के निशान हैं। तो इससे हमारा परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल क्या हुआ है कि पहले यहाँ ब्रैकेट में हमारा 6 गुणा 4/3 दे रखा है, लेकिन बाद वाले में पहली दो जो हमारी संख्याएं हैं इनको गुणन में पहले ब्रैकेट में लिखा गया है, बाद में 4/3 को गुणन किया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने गुणधर्म केवल आपने बताना है कि कौन सा गुणधर्म की सहायता से इसको हम अभिकलन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने केवल हल लिखा है गुणन साहचर्य गुणधर्म। इसका मतलब ये है कि यदि आप 3 संख्याओं की गुणा कर रहे हो तो एक तरफ आप पहली 2 संख्याओं का गुणन करके जो परिणाम आएगा उसको तीसरी संख्या से गुणा कर लो, या बाद की 2 संख्याओं को गुणन करके और उसको पहली संख्या से गुणा कर लो, तो परिणाम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है वहाँ पर गुणन साहचर्य गुणधर्म प्रयोग हुआ है। सवाल नंबर 8, क्या -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? हम डायरेक्ट रूप से ये कह सकते हैं नहीं, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम में हमारे चिन्ह जो हैं वो बिल्कुल समान रहते हैं। यदि हमारा माइनस में यहाँ पे दिया गया है सवाल, तो उसका हल भी यानी उसका गुणात्मक प्रतिलोम भी माइनस में ही आएगा, यानी -8/9 होना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा भी है। अतः -1 से 1/8 अर्थात -9/8, इसकी जब हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में यानी विषम
भिन्न में बदलेंगे, 8 एकम 8 और 1 9, 9/8 आएगा और इसका गुणात्मक प्रतिलोम -8/9 है। 8/9 जो इन्होंने दिया है वो गलत है, इसलिए हम कहेंगे नहीं, यह सही नहीं है। सवाल नंबर 9 ये कहता है क्या 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो इसका हल बनेगा 3 से 1/3 का अर्थात 10/3 यानी 3 तिया 9 और 1 10। इस तरह से पहले इनको गुणा करते हैं, 3 तिया 9 और 1 10। 10/3 बनेगा का गुणात्मक प्रतिलोम क्या बनेगा 3/10। चिन्ह क्योंकि जमा का है तो जमा का ही रहेगा, लेकिन 10/3 को 3/10 लिख सकते हैं। और अगर नीचे हमारा 10 है तो एक स्थान छोड़ के दशमलव लगाते हैं, इस तरह से 0.3 हो गया। और क्वेश्चन में भी हमारे को यही दिया गया था कि जो हमारा 3 से 1/3 है उसका गुणात्मक प्रतिलोम 0.3, तो इसका मतलब ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। तो हम कहेंगे हाँ 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। और सवाल नंबर 10 है हमारा कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका व्युत्क्रम नहीं है, वो है 0 यानी 0। और 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं है, क्योंकि 0/1 को तो हम लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 अनडिफाइंड नॉन डिफाइंड है, तो इसको हम कहेंगे कि वो हम लिख नहीं सकते, उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसका क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका द्वितीय पार्ट यानी सेकंड पार्ट है, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हैं। ये एक केवल 2 संख्याएं हैं ऐसी जो अपने व्युत्क्रम के समान हैं, 1 तथा -1। 1 का व्युत्क्रम भी 1 है और -1 का व्युत्क्रम -1 होता है। पार्ट नंबर 3 परिमेय संख्याएं जो अपने ऋणात्मक के समान हैं। ये भी उत्तर एकमात्र 0 होता है यानी 0 होता है। 0 के आगे आप माइनस लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका मतलब 0 का ऋणात्मक भी 0 ही होता है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 0 का ऋणात्मक 0 ही होता है। सवाल नंबर 11 सवाल नंबर 11 का जो पहला पार्ट है इसमें हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहले पार्ट में 0 का व्युत्क्रम नहीं होता है, जैसे कि हमने सवाल नंबर 10 का पहला पार्ट किया था, उसमें भी यही बात थी कि 0 का व्युत्क्रम नहीं होता। ऐसी संख्या लिखनी थी जिस संख्या का व्युत्क्रम नहीं होता, तो हमने 0 उत्तर दिया था, तो वही है ये भी 0 का व्युत्क्रम नहीं है। और ये भी आप 10वां क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है एक तरह से। संख्याएं 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम है। इस प्रकार से 5 का व्युत्क्रम काफ़ी आपको समझा दिया गया है। 5/1 -5/1 है, उसका व्युत्क्रम -1/5 हो जाएगा, केवल उसको पलटना है। इस प्रकार से 1/x का व्युत्क्रम x है। 5वां पार्ट जो है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, ये बिल्कुल सही है, परिमेय संख्या होता है। 2 परिमेय संख्याएं हैं और यदि उनका हम गुणन करते हैं तो वो भी हमेशा परिमेय संख्या होता है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणन भी हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर अपरिमेय होता है, लेकिन वो कुछ कंडीशंस में हमारा परिमेय बन जाता है। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, अभी मैंने बताया था कि चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि वो धनात्मक है तो धनात्मक होता है, और यहाँ अगर ऋणात्मक लिख देता है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, तो यहाँ होगा ऋणात्मक होता है, लेकिन धनात्मक तो धनात्मक। तो इस तरह से आपकी पूरी एक्सरसाइज हो गई है प्यारे बच्चों। तो आप इसको अच्छे तरह से समझ के, अगर कहीं पर कोई पॉइंट रह गया है तो दोबारा से वीडियो चालू करके और वहाँ से आप समझ सकते हो। और इससे समझने के बाद मैं इसके हल के फ़ोटो भी आपके पास भेज रहा हूँ, तो आपने इसको साफ कॉपी पे करना है और इसको अच्छे से मेंटेन करना है।